जय हिंद दोस्तों। इन दिनों शहरों में काम करने वाला एक बहुत बड़ा तबका, या यूं कहे देश भर में काम करने वाला मजदूर अपना काम छोड़ वापस अपने घर जाना चाहता है। तो ये लोग कौन हैं जिनके घर वापस लौटने भर से तमाम सरकारें बेचैन हो गई है। वैसे तो सरकारों को मज़दूरों की बुरी हालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ उनके काम छोड़ के जाने से इन्हें परेशानी होने लगी है। ये लोग, जिन्हें हम प्रवासी मजदूर या माइग्रेंट वर्कर कहते हैं, ये आपके दिनचर्या में आपके चारों ओर आपकी सेवा करते नज़र आ जाएंगे। वो चाहे आपके घर सामान्य दिनों में दूध, सब्जी, अखबार पहुंचाना हो, या आपके दफ्तर, कारखाने, ऑफिस पहुंचने के लिए रिक्शा या टैक्सी चलाना हो, आपके कारखाने में काम करना हो। ये लोग आपके डेली इस्तेमाल के बाज़ार से ख़रीदे गए हर एक सामान को आपके उपयोग में आने लायक बनाते हैं। और हम इनके वजूद से भी इत्तेफाक नहीं रखते। अफसोस की बात है, वो आज सरकार और जिन शहरों को उन्होंने बनाया, उन शहरों में खुद को पराया पाकर अब वापस गांव जाना चाहते हैं। तो आखिर ये कौन है जो बस ट्रेन जैसे साधनों के बिना ही हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर किसी भी तरह बस अपने गांव जाना चाहते हैं। जिस सरकार ने, जिन शहरों ने इनसे काम लिया, वो दोनों मिलकर भी इन गरीबों को इस आपदा में अपनेपन का भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था के वो अदृश्य पहिए हैं जो हर पल हमारे सामने ही थे, पर हमारी नज़र और हमारी खुदगर्ज हो चली सोच में नहीं, एक महामारी ने इन्हें सबकी नज़र में ला दिया है। ये मज़दूर किसी भी अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ते खून से कम नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये कौन है, कहाँ से आते हैं, क्यों अपनों को गांव छोड़कर शहरों का रुख करते हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या ये अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। तो आइए पता करते हैं, उसके बाद उनके वर्तमान हालत पर नज़र डालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि भारत में रोज़गार और आय का एक मुख्य साधन है। और लगभग सारी की सारी फसलें बारिश के भरोसे होती है। लगभग सारी फसलें बारिश के भरोसे होती है, क्योंकि यहाँ कई सालों तक आंदोलन और परिश्रम सिर्फ मंदिर और मस्जिदों के लिए होते हैं। किसान, मजदूर, गरीब की दिक्कतों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं। खेती की ज़मीन पर सिंचाई की व्यवस्था होने या न होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में लगभग सारी खेती बारिश के पानी पर निर्भर करती है। और मौसम का चरित्र तो 1973 में आई धर्मेंद्र जी की फिल्म लोफर के वक्त से ही स्पष्ट हो गया था, जब धर्मेंद्र जी ने मुमताज़ जी के साथ मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में बताया था कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। बहुत लोकप्रिय हुआ था वो गाना। तो मौसम पर भरोसा तो 70 के दशक से ही उड़ गया था। तो किसान के लिए वो कैसे ईमानदार हो सकता था। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और देश के 50% से भी ज़्यादा आबादी इससे रोज़गार पाती है। और देश की जीडीपी का 18% का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। मानसून के काले बादल किसानों के चेहरे पर राहत, खुशी और उम्मीद जगा देते हैं, और कुल उपयोग के पानी का 70% आपूर्ति मानसून से ही होती है। ये हाल है विश्वगुरु भारत का, जो अपना अनाज भी मौसम के भरोसे काटता है। 2 साल लगातार बारिश ना हो तो तीसरे साल देश भूखा मर सकता है, और सपने दिखाए जा रहे हैं विश्वगुरु बनाने का। परिंदों की तरह आसमान में उड़ने का सपना देखना अच्छी बात है, पर ये अफसोस की बात है कि हम घुटनों तक दलदल में धंसे अपने पाँव नहीं देख पा रहे हैं। सब नेताओं की चाल है दोस्त, सब नेताओं की चाल।
बहरहाल मौसम तो ठहरा बेईमान। पिछले साल 2019 में ही मानसून की बेवक्त बारिश से देश के 40% हिस्से को भारी सूखे का सामना करना पड़ा था, और विशेषज्ञों ने इसका कारण मानसून के गड़बड़ाए शेड्यूल को बताया था, जिससे कि 50 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हुए थे। कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान ने अपने कई जिलों को सूखा घोषित कर दिया था। ये सूखा पड़ जाना सिर्फ मौसमी कारणों से नहीं है, बल्कि हमारे और आपके पानी के साधन के अनियमित और बेलगाम इस्तेमाल से भी होता है। भारत में ज़मीन की कमी नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण खेती योग्य ज़मीन की कमी है। भारत में आज भी 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब ये सिंचाई की व्यवस्था वो अपने दम पर तो नहीं कर सकते, तो इनका सीधा असर किसानों पर पड़ना लाजिम है। और हम हैं, अपनी आदतों में सुधार तो ला नहीं सकते, पानी का सही इस्तेमाल और संग्रह कर नहीं सकते। इस कारण से खेती फ़ायदा कम और ज़्यादा नुकसान का व्यवसाय बन जाती है। इस कारण किसान भी किसानी से इतर आय का कोई दूसरा साधन खोजने लगते हैं। यही खोज उन्हें गांव से शहर लाती है। इनके अलावा वो जहाँ रहते हैं, मतलब उनका गांव, अगर बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है, तब भी वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसे पुश फैक्टर कहते हैं। जब लोग इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी से पलायन करते हैं, उसे पुश फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा जब लोग शहरों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रेनिंग और व्यवसाय के रूप में देखते हैं और फिर शहरों का रुख करते हैं, तो उसे पुल फैक्टर कहते हैं। जब लोग मजबूरी में नहीं बल्कि खुद की इच्छा से बेहतर अवसर की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी है। पलायन की वजह पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण भी होते हैं। ये शहर इन सब कारणों के बाद अब ये शहर आ चुके हैं, पर यहाँ भी सब ऑल इज वेल नहीं है। यहाँ भी उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वेतन की अनियमितता, स्वास्थ्य खराब या दुर्घटना होने पर कोई सहायता न मिलना। इसके अलावा उन्हें कई और तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो भारत में मजदूरों के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1949, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिसीजन एक्ट 1955, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1955, पर्सनल इंजरी एक्ट 1963, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1967, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बाउंडेड लेबर सिस्टम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। इसके अलावा द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 भी है। और ये शर्म की बात है कि चाइल्ड लेबर एक्ट रहने के बावजूद पूरी दुनिया के 40% चाइल्ड लेबर भारत में पाए जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और एक बात ध्यान रहे, अभी बताए सारे मजदूरों की फिक्र करते कानून सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब संगठित क्षेत्र के मजदूरों पर लागू होते हैं।
जो कि भारत के कुल वर्कफोर्स का महज 8% हिस्सा होता है। और यहाँ सारी दिक्कत उन्हीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या असंगठित मजदूर या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, जो कि तादाद में कुल वर्कफोर्स का 92% जितना बड़ा हिस्सा होता है, उन पर आ जाती है। पर सरकार कारोबारी इन मजदूरों से काम तो ले लेते हैं, पर इनके जीवन को बेहतर बनाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वरना जहां 8% वर्कर संगठित होने के कारण अपने हकों की मांग करके सरकार और बड़े कारोबारियों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, तो सोचिए, जब देश के सारे मजदूर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होकर अपनी मांग के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो मुमकिन है कि इससे सरकार उस आवाज़ से सन्न हो जाए। लिहाजा किसी संगठन से मिलाना ना सरकार चाहती है, ना ही बड़े कारोबारी। क्योंकि जब तक मजदूरी कराना हो, खून चूसना हो, तब तक तो सब ठीक है। पर जब सुविधा देने की बात हो, वेतन बढ़ाने की बात हो, शोषण के खिलाफ अधिकार देने की बात हो, तो सरकार और कारोबारियों का मामला ज़रा गड़बड़ा जाता है। लिहाजा ये काम सरकार खुद से नहीं कर सकती, वो खुद से तो करने वाली नहीं है। पर अगर सारा असंगठित मजदूर वर्ग एक साथ आवाज़ उठाए और फिर भी सरकार ना माने, इतना दम किसी सरकार में नहीं है। फिलहाल जो है उसकी छोड़ दीजिए, अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो किसी सरकार में दम नहीं है कि उसके खिलाफ कदम उठा सकें। बस ज़रूरत एक साथ आने की है। असंगठित क्षेत्र में होने की वजह से तमाम उत्पीड़न, कम वेतन, स्वास्थ्य दुर्घटना मुआवजा जैसे अनेकों भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा नज़रअंदाज किए जाने का एक कारण ये भी है कि मजदूर अपने वोट का इस्तेमाल बाकियों की तरह नहीं कर पाते, क्योंकि ये ज़्यादातर शहरों में काम करते रहते हैं और चुनाव के वक्त उनका वोट गांव में होने के कारण वो वोट नहीं डाल पाते, क्योंकि शहर काम करने आते हैं तो चुनाव के वक्त भी काम ही कर रहे होते हैं। और जब वोट नहीं तो पहले के बेहतर थे, पर आज की अगर वोट नहीं है तो आज की नेताओं की नज़र में उनका अस्तित्व कैसा। इसीलिए कोई नेता किसी की मौत पर भी अफसोस नहीं करता। उन्हें हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे जान गंवाते लोगों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी मांगे इन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मांगे बहुत ही न्यूनतम हैं। ये कोई अपने लिए गाड़ी बंगला या फिर ऐशो आराम नहीं मांग रहे। ये बस चाहते हैं कि काम करने की समय सीमा 8 घंटे तय की जाए, न्यूनतम वेतन तय किया जाए, सामाजिक सुरक्षा, हर मजदूर का इंश्योरेंस, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे सामान्य अधिकारों से भी इन्हें महरूम रखा जाता है। ये बहुत ही न्यूनतम आवश्यकताएं हैं किसी इंसान की, मजदूरों का छोड़ दीजिए, किसी इंसान की। और इन मजदूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करवा करके कम वेतन में कुछ इन मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। इन माइग्रेंट्स वर्कर पर दुनिया इस कदर निर्भर करती है कि भारत से बाहर भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 3 करोड़ के करीब भारतीय मजदूर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। भारत के सभी असंगठित मजदूरों के जीवन सुधार के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है, उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने उद्देश्य के लिए सामने आए, इनकी मदद करें।
इन्हें संगठित करें, इनकी आवाज़ को वो ताकत दे कि वो सरकार के कानों तक पहुंच सकें। इसके इतर महिलाओं की बात करें तो भारत में कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 28% है। ये हमारी पुरुष प्रधान सोच और देश में महिलाओं के दमन को दर्शाता है। बहरहाल जल्द ही अगली दफ़ा भारत में महिलाओं के हालत के मसले पर आपसे बात करूंगा। अभी मज़दूरों पर लौटते हैं। अभी के हालात में सरकारी मदद की बात करें तो ये न के बराबर है। हाल ही में अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे में सामने आया था कि सरकारी मदद सिर्फ 3 से 5% ज़रूरतमंदों तक ही पहुंच पा रही है। वित्त मंत्रालय के दिए गए 1 लाख करोड़ के पैकेज को भी तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और आर्थिक विशेषज्ञ ने ऊँट के मुंह में जीरा बताया है। साथ ही कुछ सरकारी छलावे पर से पर्दा हटाया है। जैसे मनरेगा मज़दूरों की पेमेंट में बढ़ोतरी करना, जो कि पहले से प्रस्तावित था कि ये होना है, पर उसे भी पैकेज में जोड़कर पैकेज में कोई नई सहायता देने के बजाय पैकेज में पहले से ही तय चीज़ों को जोड़कर पैकेज का आकार बढ़ाया गया। मुद्दे की बात यह है कि वो सरकार जो एक वक्त पर मुफ्त में 15 लाख रुपए यूं ही सब में बांटने वाली थी, आज उसके पास नोटबंदी और जीएसटी के बाद भी कोई पैसा नहीं है। वैसे पैसा बचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलने वाली डीएनएस अलाउंस और डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ में लंबी मांग के बाद पिछले ही महीने बढ़ाए गए 4% को सरकार ने 2 साल के लिए रोक दिया है। दरअसल ये डीए और डीआर सरकार द्वारा दिए जाने वाला वो महंगाई भत्ता है जो सरकार को सेवा दे रहे और दे चुके कर्मचारियों को मिलता है, जिसे अब रोक दिया गया है, जो कि 15 लाख का सूट पहनने वाली सरकार के अंदर की गरीबी दिखा रहा है। डीए और डीआर में बड़ा अलाउंस में बड़े अलाउंस और रिलीफ को रोककर ऐसा ही राज्य सरकारों से भी करने को कहा गया है, जिससे कि दोनों राज्य और केंद्र सरकारें 2 साल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा बचा पाएगी, जिसका उपयोग जाहिर है कि कोरोना से लड़ाई में किया जाएगा। ये तो इस सरकार का व्यवहार और इस सरकार का बड़प्पन है, जो काम चींटी जैसा करती है और बताती हाथी के समान है। भक्तों की फौज है, इसलिए बिना सरकार के भक्तों की फौज है, इसलिए बिना सवाल के सरकार की मौज है, कह सकते हैं। खैर, लॉकडाउन हटते ही और बड़ी घटनाएं घट सकती है। जैसे वो सभी लोग जो अभी शहरों में फंसे हुए हैं, हो सकता है कि लॉकडाउन हटते ही उन मज़दूरों का बहुत बड़ा तबका जिनकी ज़रूरत लॉकडाउन हटते ही देश को पड़ना है, क्योंकि 1 महीने में अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत कोरोना ने किया है वो मोदी जी 6 साल में नहीं कर पाए। और अब इस संकट से उभरने के लिए अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले इन्हीं मज़दूरों की ज़रूरत है। मगर लॉकडाउन खुलते ही ये बहुत ज़रूरी होगा कि सरकार किसी भी तरह उन्हें उनकी सुरक्षा और ख्याल रखने का भरोसा दिलाकर शहरों में रोक सके। उनका भरोसा जीतकर उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके वापस से कामकाज चालू करवाकर अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे सकें।
अगर ऐसा ये सरकार कर पाई तो तो पहला वाकई में कोई बड़ा काम ये सरकार कर पाएगी। अभी तो मज़दूर नाराज है। सरकार के उसी आत्ममुग्धता के नशे और खुद को होशियार समझने वाली आदत के कारण जो कि कोई भी फैसला लेने के पहले विशेषज्ञों की राय लेना और जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से व्यवस्था नहीं करती। ये हर बार नज़र आया है। नोटबंदी आप भूले नहीं होंगे, ख़ास तौर पर वो 100 से ज़्यादा परिवार जिनके घर के सदस्यों को एक पागलपन भरी बेवजह की जल्दबाजी के फैसले की बलि चढ़ा दिया गया। कुछ लोगों के जान की कोई कीमत नहीं होती और कुछ लोगों को 100 खून भी माफ़ होते हैं। इसकी नज़र में माफ़ कीजिएगा, इनकी नज़र में ना तो गरीबों की जान की कोई कीमत है, ना ही इनमें समझ है कि किस परेशानी को कैसे हैंडल करना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को जब जनवरी के आखिर में महामारी घोषित कर दिया तो सरकार ने 12-13 मार्च को कहा था कि ये कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, और खुद ही अचानक 12-13 मार्च को ये कहने के बाद कि ये कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, खुद ही 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित कर देती है। कोरोना के महामारी घोषित होने और सरकार का लॉकडाउन करने के बीच बहुत वक्त सरकार को मिला जिसमें कि वो सारी व्यवस्थाएं कर सकती थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने हाल ही में कहा कि WHO ने सही वक्त पर विश्व को सचेत कर दिया था। साथ ही कहा कि दुनिया के वायरस से बचाव के तरीके में बहुत खामियां नज़र आई है। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और अगर एक बार काबू हो भी जाए तो भी ज़रा सी चूक मिलते ही इसके वापस आग की तरफ फैल जाने की पूरी संभावना है। पर अंधभक्तों की नगरी में चौपट राजा बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी ही है यूपी सरकार, जिसने जंगल राज का उपनाम भी कमाया है। उसने मज़दूरों को ही कोरोना वायरस समझा और सड़कों पर मारने वाला केमिकल मज़दूरों पर ही स्प्रे कर दिया। शायद योगी जी को ये लगता है कि ऊपर स्प्रे मारने से शरीर के अंदर का कोरोना भी मर जाएगा। योगी जी है गोबर के ज़्यादा करीब होते हैं, शायद दिमाग में भी वही है, पता नहीं। पर निराश मत होइए, इन जैसों के बीच कुछ सरकारें हैं जो सरकार जैसा काम कर रही है। हालांकि करना तो सबको था, पर कोयले की खदान में हीरे एक दो ही मिल पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केरला सरकार की, जो केरला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सत्याराजन के मुताबिक करीब 3 लाख माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बेहतर व्यवस्था कर रही है। केरला में 20,000 के करीब कैंप लगाए गए हैं। हर कैंप में लगातार राशन पहुंचाया जा रहा है। हर कैंप में महिला वर्कर्स सुबह शाम रिफ्रेशमेंट, दिन में 3 वक्त का भोजन के साथ सैनिटाइज़र, मास्क, मेडिसिन के साथ ही मज़दूरों का संपर्क उनके परिवार से बनाए रखने के लिए मज़दूरों का संपर्क उनके परिवार से बनाए रखने के लिए सभी मज़दूरों के मोबाइल में 200 से 300 तक का रिचार्ज भी कर रही है। ये एक अलग तरीका है पर बेहतर है। केरला का इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले शहर एर्नाकुलम में ही ये
केरला का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है एर्नाकुलम। ये एक शहर है जिस अकेले एक शहर में 2400 के करीब कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि 60,000 लेबरों के रहने की व्यवस्था की गई है, जो कि गृह मंत्रालय के 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिए आंकड़ों के मुताबिक पूरे यूपी के 2200 और महाराष्ट्र के 1100 कैंपों से भी ज़्यादा है। यही फ़र्क है दोस्तों जंगल की सरकार और जनता की सरकार में। अगली दफ़ा जल्द ही भारत में महिलाओं की स्थिति पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक आखिरी बात, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी मिली हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गरीबों की मदद करें, सच की खोज करें, झूठ से बचें, ये ज़रूरी है, झूठ से बचें और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जागरूक रहें और लगातार सरकार से सवाल करते रहें। जय हिंद।